दुनिया में सबसे बड़ा अपराध हो चुका है वो है साइबर क्राइम, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। और पिछले काफ़ी लंबे समय से साइबर अपराध के प्रति जागरूक करते आ रहे और ऐसे ठगों को पकड़ते आ रहे, उन पर अंकुश लगाते आ रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि डार्क वेब की जब बात आती है, आखिर डार्क वेब क्या है? ये जिस तरह से हम गूगल होता है एक टोर ब्राउजर, ऐसे ही एक ब्राउजर होता है टोर ब्राउजर, उस पर हम सर्च करेंगे तो डार्क वेब की दुनिया है। और वहाँ पर ऐसे मान के चले कि वहाँ पर चाहे वो स्मगलिंग हो या फिर जो वेपन्स की सप्लाई हो या फिर इवन कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो या फिर आपके वहाँ रेड रूम बने हुए हैं जहाँ पर आपको जो कंटेंट देखना है, जो पोर्न कंटेंट देखना है वो आपको लाइव बताया जाएगा। और डाटा जो है, डाटा जो थेफ्ट जो किया जाता है वो सारा डाटा ये लोग वहाँ पर डार्क वेब पर इसको सेल करते हैं, ड्रग्स की सेल करते हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व होता है। नॉट ईच एंड एवरी एक्टिविटीज इलीगल। अब कई जैसे एक्टिविस्ट होते हैं, कई लोग जैसे जर्नलिस्ट होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन के लिए पर्टिकुलर उसका यूज करते हैं। डिपेंड ये है कि आपने उसका यूज किस पर्पज़ के लिए किया है, तब वो इलीगल होता है। उसमें जो इलीगल कंटेंट है अगर आप उसका यूज करेंगे दैट इज़ इलीगल। चाइल्ड पोर्नोग्राफी है दैट इज़ इलीगल। तो अगर आप उनका यूज करेंगे तब आप इलीगल एक्टिविटीज़ में, कंटेंट में आ जाएंगे। जी सर, सबसे बड़ा जो जरिया है साइबर क्राइम का वो है सेक्सटोर्शन और डिजिटल अरेस्ट। इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आई हैं, अगर नवंबर तक की बात करूँ मैं 2024 की, तो सेक्सटोर्शन की कंप्लेंट्स पूरे देश भर में सेक्सटोर्शन या इससे रिलेटेड जो क्राइम्स है उनकी कंप्लेंट्स काफ़ी ज़्यादा आई हैं। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, पैसा जरूर उसमें कंपेरेटिवली कम गया है। अगर पैसे की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा गया है। तो सेक्सटोर्शन वाला फ्रॉड है, इसमें बेसिकली 3 तरह के कंटेंट होते हैं। एक तो ये होता है कि एक सोशल मीडिया प्रोफाइल से, कहीं भी कोई इंस्टाग्राम या फिर गूगल से या फेसबुक से, मतलब कहीं से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके पास हाई का मैसेज आ जाता है किसी अननोन लड़की का, या व्हाट्सअप पर आ जाता है। फिर धीमे धीमे फ्रेंडशिप होती है और फिर वो वीडियो कॉल पर, स्काइप वीडियो कॉल पर या व्हाट्सअप वीडियो कॉल पर या टेलीग्राम वीडियो कॉल पर जाकर फिर वो लड़की न्यूड हो जाती है। और न्यूड होने के साथ साथ फिर वो वीडियो बना लेती है आपका, फिर आपको वीडियो सेंड करती है उस विक्टिम को, फिर बोलती है कि अगर आप चाहते हैं कि इसको सोशल मीडिया में वायरल नहीं किया जाए तो एक लिंक भेजी है, उसमें आप पैसा जमा कर दीजिए। तो इस तरह से उसको ट्रैप किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। एक तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है कि आपने देखा होगा ये जो डेटिंग ऐप होते हैं, डेटिंग ऐप में लोग उनको प्रोफाइल को देखते हैं, तो कई बार प्रोफाइल क्या होती है ऐप्स में, फेक प्रोफाइल बनाकर, और वो लड़कियां, ये लड़कियां लड़के ही होते हैं कई बार, और कई बार लड़कियां भी होती हैं, तो उनसे गिफ्ट और रिचार्ज कराना और ऐसे महंगे महंगे गिफ्ट उनसे लेती है, उनको ट्रैप करने की कोशिश करती हैं। तीसरा, एक इंदौर में अभी एक 3-4 महीने पहले इस तरह के आए थे कि ये फेक प्रोफाइल बना लेती हैं। प्रोफाइल ठीक होती है, फेक नहीं होती है, वो लड़की की ही प्रोफाइल होती है, लड़की मिलने बुलाती है और रेस्टोरेंट में जाते हैं और हैवी ऑर्डर करते हैं, जिसमें 40,000 50,000 का ऑर्डर हो जाता है। तो विक्टिम बेचारा परेशान हो जाता है और उसमें कहीं ना कहीं जो उस रेस्टोरेंट का, होटल का जो लोअर स्टाफ मिला होता है। तो ये कई तरह के स्कैम है। तो इसमें बचने के लिए मैं आपको बताऊं, नंबर 1 इज दैट कि आपको अननोन वीडियो कॉल को रिसीव नहीं करना है। दूसरा, कोई भी डेटिंग ऐप है और आप किसी भी प्रोफाइल को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, 0 ट्रस्ट पॉलिसी रखें। और कोई भी अगर आपको मिलने के लिए बुलाता है तो अच्छा एहतियात रखें, पब्लिक प्लेस पर जाएं, ना कि किसी भी एकांत जगह में, क्योंकि वो आपका वहीं वीडियो बन जाएगा, आपके साथ कोई भी घटना हो सकती है। तो उससे बचने के लिए यही तरीका है। जी सर, सबसे बड़ा रोल हम कहें कनेक्टिविटी एक साइकोलॉजी की, साइबर क्राइम से रिलेटेड जब भी बात आती है, साइकोलॉजी का क्या रोल रहता है? देखिए, साइकोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपके जो वीकनेसेज हैं, चाहे वो आपकी लस्ट हो, चाहे वो आपकी ग्रीड हो, चाहे वो आपका फियर हो, इसको एक्सप्लोर किया जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल है। जैसे डिजिटल अरेस्ट है, डिजिटल अरेस्ट बेसिकली मेंटल अरेस्ट है। उसमें कोई आपके पास है नहीं, आपके पास कोई अरेस्ट करने के लिए नहीं आ रहा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कमरे में आप डिजिटली अरेस्ट हो, मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने आप डिजिटली अरेस्ट हो, इसका वीडियो कॉल पर या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर। तो ये मेंटल अरेस्ट है। साइकोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो व्यक्ति जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो आपकी साइकोलॉजी को समझते हैं कि ये क्या है, ये कहीं ग्रीडी है, कहीं लस्टफुल है, या फिर कहीं ना कहीं ये इसमें डर है। तो साइकोलॉजी को समझ के फिर सारी सोशल इंजीनियरिंग करके आप ही की इंफॉर्मेशन जो आपके द्वारा डाली हुई है, आप ही के खिलाफ उसको यूज करते हैं।
डिजिटल फुटप्रिंट की हम बात करें तो उसका कैसे क्या रोल रहता है, क्या है आखिर डिजिटल फुटप्रिंट? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी मैसेज कर रहे हैं, सपोज करो आपने फेसबुक से कोई मैसेज किया, इंस्टाग्राम से मैसेज किया, व्हाट्सएप से मैसेज कर दिया, फिर आप उसको डिलीट करेंगे तो वो आपको लगता है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो डिलीट नहीं होगा, वो क्लाउड में चला जाएगा, क्लाउड में स्टोर हो जाएगा। आपको लगता है आपने क्लाउड से भी डिलीट कर दिया तो मेटा के सर्वर में चला जाएगा। जी तो पॉइंट हियर इज दैट कि आप कोई भी एक्टिविटीज ऑनलाइन करते हैं वो आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट बन रहा है, उससे डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट हो रहा है जी और आप उसको अगर डिलीट भी करेंगे तो वो डिलीट नहीं होता, वो रिकवर हो जाता है। जी तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चाहिए जो भी सोशल मीडिया में जो जो सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करते हैं, बड़ा ही डिसिप्लिन्ड उनका कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार अपने फ़ोटो वीडियो अपलोड कर दिए तो वो भले ही उसको डिलीट करेंगे लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो उसका एक फुटप्रिंट बनता है मैसेज का, किसी भी उसका। तो कहीं कहीं भी सोच समझ कर मैसेज करें, सोच समझ कर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन सोच समझ कर उसको डालें। जी सर, इंदौर की हम बात करें तो आपके द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जगह जगह सेशंस लिए जा रहे हैं। अभी तक आप कितने सेशंस जो हैं वो ले चुके हैं, और इसके अलावा हम बात करें एक जागरूकता के लिए आपने कोई गाना भी लॉन्च किया है, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। ये एक सेफ क्लिक अभियान चलाया गया था, तो उसमें एक गाना भी लॉन्च किया गया था जिसमें कि साइबर से बचने के उपाय के किस तरह से फ्रॉड होता है। क्योंकि आप लोग प्रयास करते हैं अवेयरनेस के लिए, कई तरीके होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो मैंने चौराहों पर पेम्पलेट्स भी बांटी है, पब्लिक प्लेस पर, मॉल्स में, ट्रैफिक चौराहों पर पेम्पलेट्स बांटी है, स्कूल्स कॉलेज में बांटी है, सेशंस ले रहे हैं, नुक्कड़ नाटक बनाए, फिर इसी तरह गाने बनाए हैं, कुछ रील्स भी बनाता हूँ, जो वीडियो बनाते हैं हम चार्ली के साथ, कुछ हमने रील्स बनाई थी जिसमें रेंट पर अकाउंट देना या फिर ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर। कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस किसी भी रूप में फैलाई जा सके। कोई भी कंटेंट किसी को पसंद आएगा तो वो जब उसको सुनेगा तो कहीं ना कहीं वो अवेयर रहेगा और उसके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति हम लगातार प्रयास करते हैं। मेरे लगभग 570 सेशन हो चुके हैं, सेशंस, पॉडकास्ट और लाइव, इस तरह के 570 हो चुके हैं, और मैं लगातार इसको कंटिन्यू किए हुए हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन लगातार लोगों को अवेयर करने के लिए। अभी अगर आप देखेंगे तो डिजिटल एडवाइजरी भी मैंने लगभग 100 से ज़्यादा जारी किए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और कई तो मिलियंस में वायरल हुई हैं। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट है बेसिकली, लोगों तक वो रीच पहुंच रही है, लोग उनको सुन रहे हैं। एक बार उन्होंने कोई बात सुन ली तो जब भी उससे संबंधित उनके पास कोई कॉल आएगा तो उनको रिकॉल हो जाएगा कि इस तरह का फ्रॉड है। तो लोगों को अवेयर करने के तरीके हैं। जी सर, इसके अलावा हम बात करें इंदौर में जितने भी अभी तक डिजिटल अरेस्ट या हम कहें साइबर क्राइम के जो मैटर्स आए हैं, कितने मैटर्स सॉर्ट आउट हो चुके हैं? और जब अमाउंट की बात आती है, जब पैसों की ठगी होती है, पेमेंट जो निकाल लिया जाता है, तो क्या कुछ रिकवरी हो पाती है? क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं कि हमारा पैसा निकाल लिया गया लेकिन हमने FIR कर दी, लेकिन उसकी रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 2024 में इंदौर क्राइम ब्रांच में लगभग 10,000 से अधिक कंप्लेंट्स आई थी, और उसमें लगभग अभी 50+ FIR भी हो चुकी हैं। और इसमें अगर देखेंगे तो 75 करोड़ से अधिक का फ्रॉड हुआ था, जिसमें हमने 14 करोड़ 20 लाख रुपीज फ्रीज कराए थे, लोगों को वापस कराए हैं, जो लोगों को इन हैंड मिल चुके हैं। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि उन अकाउंट्स में जिसमें फ्रॉड हुआ है उसमें पैसा हम ब्लॉक कराते हैं, फ्रीज कराते हैं, तो वो पैसा जितना हो जाता है फ्रीज, वो वापस मिल जाता है कोर्ट के माध्यम से। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे ही किसी के साथ फ्रॉड होता है वो तत्काल 1930 पे कंप्लेंट करे। जब 1930 पे कंप्लेंट करेगा तो सपोज करो उसने 11 बजे कंप्लेंट की तो 11:30 बजे तक वो सारे अकाउंट होल्ड और फ्री हो जाएंगे जिसमें आपका पैसा गया है। तो जब समय पर फ्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें वापस पैसे मिलने के चांसेस रहते हैं। अब क्या होता है कि लोग 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिपोर्ट करने आते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अकाउंट टू अकाउंट पूरा पैसा लेयर से निकल कर डिजिटल वॉलेट्स और कई बार तो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से बाहर दूसरी कंट्रीज में ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा लोगों को कि आपके साथ जैसे ही फ्रॉड होता है, जिस तरह से हमारा जो एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट एड मिलती है, हम तुरंत रूमाल से कुछ बांधते हैं, ब्लीडिंग कम हो और तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके साथ फ्रॉड होता है तो सबसे पहले जो फर्स्ट एड है दैट इज 1930। आप घर बैठे बैठे ही उसमें कॉल कर सकते हैं। दूसरा एक रिपोर्टिंग पोर्टल भी है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, www.cybercrime.gov.in। आप इस पर भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं अपनी,
तो फर्स्ट एड करने के बाद फिर आप लोकल थाने में कंप्लेंट कर सकते हैं। जी सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं बैकवर्ड एरिया की, बैकवर्ड एरिया में जो बैकवर्ड लोग हैं उनको इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। हम डिजिटली लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली क्या ऐसे बैकवर्ड एरिया में जाकर भी अवेयरनेस फैलाई जा रही है? देखिए, कई रिमोट एरियाज है, जैसे गाँव हैं तो जो कि काफ़ी इंटीरियर में है, ऐसी स्थिति में वहाँ तक आपके FM या फिर कई ऐसे चैनल्स भी नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन आकाशवाणी पहुँचता है। जी। तो मैंने अभी सेफ क्लिक अभियान चलाया था आकाशवाणी के साथ 1 से 15 तारीख तक जी। और इसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों तक रीच थी। सबसे इम्पोर्टेंट रिमोट के जो लोग थे, रिमोट एरियाज के गांव के देहात के लोग थे, वो लगातार पूछ रहे थे कि कहाँ उनको कंप्लेंट करनी है। तो 1930 के बारे में प्रचार प्रसार किया गया। तो इसको जो अवेयरनेस कैंपेन है वो लगातार शहरों में, देहात में, रिमोट एरियाज में इसको लगातार चलाए जाने की ज़रूरत है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इन साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूक हो सके और अपना बचाव कर सके। जब साइबर अपराधियों को पकड़ने की बात आती है, कितना मुश्किल रहता है इनको पकड़ना? देखिए, अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में 2 ही पार्ट होते हैं, तीसरा पार्ट भी होता है CCTV का, बट जो मेन मूल रूप से 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कि मोड ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब पैसा कैसे ट्रांजैक्ट हुआ, किस अकाउंट में गया, किस डिजिटल वॉलेट में गया है और किस मोड से गया है, मतलब क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं अकाउंट से डिजिटल वॉलेट आते हैं, तो आप उस पर ट्रैक करते हैं। और सेकंड होता है आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपने कम्युनिकेशन किस तरह से किया है, कोई व्हाट्सएप कॉल आया है या नॉर्मल कॉल आया है या फिर इंटरनेट जनरेटेड कॉल्स हैं या फिर आपके पास स्काइप वीडियो कॉल से आया है, तो या फिर मैसेंजर से, तो या फिर कोई लिंक आई है या फिर कोई वेबसाइट से हुआ है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का मेथड क्या है, तो इस पर आप ट्रैक करते हैं। और निश्चित रूप से अब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना काफ़ी कठिन है, क्योंकि अब कुछ हमें ऐसे लिंक्स मिले हैं जिसमें कि IP एड्रेस बाहर के आए हैं, हांगकांग, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार, इस तरह के जब IP एड्रेस आए हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग बाहर से भी फ्रॉड करते हैं, पैसा बाहर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पैसे को रिकवर करना एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए, जब बाहर स्पेशली वो विदेशी जो विदेश में शिफ्ट हो जाता है वो पैसा, तो ऐसी स्थिति में उसको रिकवर करना एक बड़ा चैलेंज है। और बाकी आरोपी पकड़े जाते हैं, बट समाऊ अभी तक जो मेन व्यक्ति तक पहुंचने में थोड़ा सा एक चैलेंज होता है। सर, कुछ प्रिकॉशंस जो जनता को लेने चाहिए इसको लेकर? मैं आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता देता हूँ। नंबर 1, never receive any unknown video call. Number 2, never accept any unknown friend request. Number 3, never click on any unknown link. Number 4, never download any unknown APK file. Number 5, never take customer care number और helpline number directly from Google. और इसके अलावा आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी आपसे फ़ोन करके पैसा नहीं मांगती है। तो अगर कोई आपसे बोल रहा है कि 3 लड़कों के साथ आपका लड़का डक के केस में पकड़ा गया है या 3 लड़कों के साथ आपका लड़का रेप के केस में पकड़ा गया है या आपका पार्सल में MDMA ड्रग्स निकला है या आपको वीडियो कॉल पर ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन पे आना होगा, तो डिजिटल अरेस्ट नाम का कुछ भी नहीं होता है। कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है और आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी आपको पैसा नहीं मांगती है। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हमेशा आपको सुनवाई का अवसर देती है कि आपको अपना पक्ष रखने का अवसर देती है। जो आपको फ़ोन करके, कॉल करके अगर पैसा मांगता है, ये मान के चलिए वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। और आप जो आपको ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दे रहे हैं, अनरियलिस्टिक रिटर्न देने की बात करते हैं, ऐसी कंपनियों पर भरोसा नहीं रखना है। इन कंपनियों के आपको URL चेक करना है, इनके वेबसाइट को चेक करना है, वेरीफाइड करना है। अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी है तो कहीं ना कहीं इनके सेबी से रजिस्ट्रेशन चेक करना है। waristotal.com में जाके उसको स्कैन करके उसकी URL को चेक करना है। साइबर दोस्त के ऐप का भी इसमें उपयोग कर सकते हैं आप। तो कुल मिलाकर ये सावधानियां हैं। हर अज्ञात और अनजान को आप संदेह की दृष्टि से देखें, जिससे कि आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना कम रहेगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमको जानकारी देने के लिए और हमारी जनता को और हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडिशनल DCP क्राइम राजेश दंडोतिया जी, जिन्होंने हमें साइबर क्राइम की जो दुनिया है, जो डार्क वेब है, उसके बारे में जानकारी दी। इसी के साथ नए मेहमान के साथ हम जल्द लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।